वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अमित चौधरी। आप मुझे स्मार्ट क्लास में देख रहे हैं और आज इस सीरीज में जिसमें आपके लिए हम अलग अलग तरह के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज के ट्रिक्स। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज एक ऐसा चैप्टर है जो सारे एग्जामिनेशन में आता है, चाहे बैंकिंग, एसएससी, कैट, मैट, कुछ भी बात कर लो, सारे एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट 10th 12th के एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अनसीन पैसेज और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सेक्शन है जिसको बनाना एक्चुअली है सबसे आसान, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ याद करके जाने की जरूरत नहीं है। आप वर्ड मीनिंग को याद करते हैं, ग्रामर के रूल्स को याद करके जाते हैं और उसके बावजूद भी कभी कभी आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा रूल लगाना है, कौन सा वर्ड का क्या एप्लीकेशन होगा, तो आप गलती कर देते हैं। लेकिन यहां पर जो आप देखने वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें एक पैसेज दिया रहता है, आपको बस उसको पढ़ना है और सारे सवालों के जवाब देने, उसी में सवाल के जवाब छुपे हुए हैं। तो इसको तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसी एक सेक्शन को आप नहीं कर पाते। खास तौर पे चूंकि मैं बिहार में पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और मुझे ये नजर आता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना एक सबसे मुश्किल काम यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए नजर आता है। खासतौर पे पटना में मैं जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, वो ग्रामर, वर्ड मीनिंग के क्वेश्चन तो बनाने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि उसमें गलतियां ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी चूंकि वो रट कर बनाया जा सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चूंकि समझने का चीज है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है, इंग्लिश में कुछ सुनते नहीं है, कुछ लिखते नहीं है, तो इसके कारण रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप जो 20-25 मिनट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में लगाते हैं, उसको आप 6 मिनट के अंदर पढ़ भी लेंगे, उसको समझ भी लेंगे, उसके 10 सवालों के जवाब भी दे देंगे और उसमें कम से कम 10 में से 6 नंबर ले आएंगे। तो ये कैसे होगा, इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं आपसे स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनाकर। स्वामी विवेकानंद, एक बार उनसे पूछा गया, कोलकाता में थे, उनसे पूछा गया कि आप बड़े तेजी से चीजों को पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, क्या आप कोई प्रूफ देना चाहेंगे? प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि बिल्कुल। उनको इतना मोटा इंसाइक्लोपीडिया दिया गया, उस समय विकिपीडिया नहीं था, इंसाइक्लोपीडिया आता था जिसमें हर टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखा रहता था, इतनी मोटी किताब। उन्होंने पूरे इंसाइक्लोपीडिया को पलट कर 2 घंटे के अंदर पढ़ भी लिया और याद भी कर लिया। तो उनसे पूछा गया कि आपने इतनी तेजी से कैसे याद कर लिया? तो उन्होंने बोला कि याद करने का तो कुछ ट्रिक होता है, उस ट्रिक से मैंने याद किया। जैसे मैंने आपको भी लाइव क्लासेस में दिखाया है कि 15 मिनट में 50 वर्ड याद कर सकते हैं। तो फिर उनसे पूछा गया कि अगर आप इतनी तेजी से वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, ठीक है, आपने इतनी तेजी से पूरा आपने किताब याद कर लिया, लेकिन हो सकता है किताब आपकी पहले से पढ़ी हुई हो, तो उनको एक दूसरी किताब दी गई, एक किताब जो अभी तक मार्केट में पब्लिश नहीं हुई थी, उसको भी उन्होंने 2 घंटे के अंदर पलट कर याद कर लिया, एक एक चीज। तो फिर उनसे पूछा गया कि आप इतनी तेजी से याद कर लेते हैं, ये तो समझ आ गया किसी ट्रिक के थ्रू करते हैं, लेकिन इतनी तेजी से आप पढ़ कैसे लेते हैं? तो उन्होंने बोला कि तेजी से पढ़ने का एक तरीका है। उन्होंने बोला कि मैं बिना लेटर्स को पढ़े, ध्यान से सुनिएगा क्या उन्होंने बोला, मैं बिना लेटर्स को पढ़े वर्ड्स को पढ़ लेता हूं, मैं बिना वर्ड्स को पढ़े सेंटेंसेस को पढ़ लेता हूं, मैं बिना सेंटेंसेस को पढ़े पैराग्राफ को पढ़ लेता हूं, और बिना पैराग्राफ को पढ़े पेज पढ़ लेता हूं, और बिना पेज पढ़े पूरी की पूरी बुक पढ़ लेता हूं। ये कैसे पॉसिबल है? लगता है सुपर पावर है, नहीं, ये इंसानी दिमाग का वीकनेस है जिसको वो पावर की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे ताकत हमारी कमजोरियों से ही निकलेंगे एक दिन। जो आपकी कमजोरी है उसी से आपकी ताकत निकलेगी। तो उन्होंने इंसानी दिमाग के कमजोरी के बारे में बात किया, जिसको साइकोलॉजी में जेस्टाल्ट विजन बोलते हैं। हम लोग छोटी चीजों को नहीं देख पाते हैं, हम लोग बड़ी चीजों को देखते हैं। अगर आप किसी का चेहरा याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका चेहरा याद आ जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्टली याद करने की कोशिश करें उसका आंख कैसा है, नाक कैसा है, तो हो सकता है आप रिकलेक्ट नहीं कर पाए। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊं जिसमें कमरे के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको पूरा कमरा याद आ जाएगा, रहेगा कि कमरा किसका था, लड़का का, लड़की का, सामान दिख रहा था, ये सजा हुआ था। लेकिन अगर एक एक चीज के बारे में आपसे पूछूं तो आप नहीं बोल पाएंगे। छोटी चीजों को देखे बिना बड़ी चीजों को देखना इंसानी दिमाग की फितरत है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, बताइएगा ये क्या है? अब मैंने, आप तुरंत बोल देंगे ऑनेस्टी है, जबकि सारे वर्ड इसके लेटर्स जम्बल्ड है। मैं कोई भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर आपके सामने कांस्टेंट रख दूं और बीच के सारी चीजों को उलट भी दूं, तब भी आप तुरंत उस वर्ड को पहचान लेंगे, क्योंकि हम लेटर्स को नहीं याद रखते हैं, हम पूरे वर्ड का एक इमेज दिमाग में खींच लेते हैं।
तो जिस तरह से आप बिना लेटर्स को पढ़े वर्ड्स पढ़ते हैं, उसी तरह बिना वर्ड्स को पढ़े सेंटेंसेस भी पढ़ सकते हैं, और बिना सेंटेंसेस को पढ़े पूरी कहानी भी जान सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा सुनना। वैलेंटाइंस डे, पार्क, बेंच, लड़का लड़की, चॉकलेट, लड़की का भाई, हॉस्पिटल। अब आपको मोटा मोटी कहानी पता चल गई कि वैलेंटाइंस डे के दिन एक लड़के लड़की बैठे हुए थे, चॉकलेट खा रहे थे, पार्क के बेंच पे लड़की का भाई आ गया, लड़के को मार पड़ी, लड़का हॉस्पिटल चला गया। आपने कुछ वर्ड्स को सुना और आपने पूरी कहानी बना ली। ऐसा हम करते हैं। ये ताकत हम यूज करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और इसके अलावा आपके पास पिछले 10 सालों में एक सुपर पावर और आया है। क्या? आपका मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम मिला जुलाकर 5-7 ऐप है जिस पे आपको रोज सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, कभी ग्रुप में, कभी पर्सनल। अगर 10 साल पहले के आप होते तो आप इतने मैसेजेस को पढ़ने में दिन भर लगा देते। इतना तो पहले आप नोट्स नहीं पढ़ते होंगे जितना कि आप आज मैसेज पढ़ लेते हैं। लेकिन आज आपको सारे मैसेजेस को पढ़ने में कितना टाइम लगता है? घूमते फिरते पढ़ लेते हैं। बिना मैसेज को पढ़े आप जान जाते हैं कि कौन सा मैसेज है जो कि फॉरवर्ड करने लायक है, किसका रिप्लाई दिया जाए, कौन सा वायरल मैसेज है, कौन सा फालतू मैसेज है, कौन सा फेक मैसेज है। सब आपको मैसेज को देखते के साथ पता चल जाता है बिना पढ़े। आप मैसेज को देखते हैं और आपको अंदाजा मिल जाता है कि उस मैसेज में क्या है। तो आप पैसेज को देखकर अंदाजा क्यों नहीं ले सकते हैं कि उसमें क्या है? हम उसी को करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने एक ऐसा ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं जो 2006 में मैं जब कैट की तैयारी कर रहा था, मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया था और मुझे अगर कैट में 99 परसेंटाइल आया सिर्फ 6 महीने की तैयारी में इंग्लिश में, तो उसमें इस ट्रिक का बहुत योगदान है। और इस ट्रिक के द्वारा मेरे पढ़ने की स्पीड इतनी बढ़ गई कि मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया बस 4 महीने के प्रिपरेशन में। क्योंकि आप अपने पढ़ने का टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं। आप जो बढ़ा सकते हैं वो बस आप फोकस करके कम समय में ज्यादा तेजी से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एक इंटरनेशनल टेक्निक, जो स्पीड रीडिंग की टेक्निक, तेजी से कैसे पढ़ा जाए। इसके 4 स्टेप्स मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। हम लोग आज 3 स्टेप्स को अच्छे से समझ लेंगे, चौथा स्टेप हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। पहला स्टेज है स्कैनिंग। स्कैन करने का वही मतलब है जब आप किसी डॉक्यूमेंट को लेकर साइबर कैफे में जाते हैं और बोलते हैं कि इसको स्कैन करो, और वो एक बार में उसको मशीन में डालता है और पूरा का सॉफ्ट कॉपी निकल कर आपके सामने आ जाता है। तो इसको कहते हैं स्कैनिंग। दूसरा स्टेज स्कैन के बाद जो आता है उसको हम कहते हैं, जब आपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया तो आपको कीवर्ड्स को खोजना है। क्वेश्चन में जाकर वो कीवर्ड्स खोजने हैं जिससे आपको आंसर मिल सके। और जब आपने कीवर्ड्स को खोज लिया तब आपको अंडरलाइनिंग टेक्निक को यूज करके पैसेज को पढ़ना है, तीसरा स्टेप। और जब चौथा स्टेप अंडरलाइनिंग टेक्निक को यूज करके तुम जब पढ़ोगे तो तुम ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तुमको पेज को यूज करना पड़ेगा, सॉफ्ट हार्ड कॉपी को यूज करना पड़ेगा। लेकिन सारे एग्जामिनेशन सब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ऑनलाइन में जाने के लिए हम लोगों को चौथा स्टेप देखना पड़ेगा, ओवरलाइनिंग टेक्निक। आज मैं आपके सामने स्कैन, कीवर्ड्स और अंडरलाइनिंग के बारे में बात कर लूंगा और फिर मैं आपको ओवरलाइनिंग का थोड़ा आइडिया दूंगा जिसको हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने अभी ओपन करेंगे। ये एकदम मेंस लेवल का कॉम्प्रिहेंशन है और मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे घर जाके तो आप 6 मिनट में इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कर लेंगे और इसमें से 9 सवालों में से कम 6 आप सही भी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। मैंने जब भी क्लास में डेमोन्स्ट्रेट किया है तो इसका हमेशा वही रिजल्ट आया है जो मैं आपको बोलता हूं। चाहे हमारे क्लास में इंग्लिश के बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हो या जो इंग्लिश नहीं जानते वो बैठे हो, चाहे सीबीएसई के लड़के बैठे हो, चाहे बिहार बोर्ड के लड़के बैठे हो, हमारी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीबीएसई और बिहार बोर्ड की पढ़ाई अलग अलग नहीं होगी, दोनों को हम लोग एक साथ एक जगह पर पहुंचाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस मीडियम से पढ़ें। तो सर हम लोग अब जा रहे हैं अपने उस शीट में। शीट को ध्यान से देखिएगा। उस शीट को हम लोग यहां पर आपके सामने ओपन करेंगे। ये जो शीट आपके सामने नजर आ रहा है ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है।
इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप देखें कि ये कितना बड़ा है, तो आपको पता ही चल रहा होगा कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो लेंथ है वो काफी अच्छा खासा है। और अब इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 9 सवाल हैं। हम लोग इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और इसको अपने उस चारों स्टेप के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि अब आप मेरे साथ तैयार हैं और इसको हम लोग देखने वाले हैं, राइट? तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस कॉम्प्रिहेंशन को देखिएगा। हम लोग सबसे पहले स्कैनिंग टेक्निक को अप्लाई करेंगे। मैंने थोड़ा सा इसका साइज आपके लिए बड़ा कर दिया है ताकि आपको और क्लियरली नजर आए। तो अगर किसी भी तरह की असुविधा होगी तो मुझे तुरंत आप बताइएगा कमेंट करके। तो ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्कैनिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब स्कैनिंग टेक्निक अप्लाई करने के लिए हम लोग इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके कुछ कुछ शब्द पढ़ेंगे और कुछ कुछ शब्द पढ़कर हम लोग पूरे पैसेज का मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए, कुछ कुछ शब्द, बड़े बड़े शब्द, सिर्फ बड़े बड़े शब्द मेरे साथ पढ़िएगा, सारे नहीं, ठीक है? जैसे रेडिकली, मॉनसून, पैटर्न्स, नेक्स्ट बोलूंगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाना। विंटर, हार्वेस्ट, क्वांटम, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। रिस्पायरेटरी डिजीजेस, फिर नेक्स्ट लाइन। Environmental doomsday scenario, next line. Reportedly playing out South Asia, next line. United Nations Environment Program, right? सिर्फ बड़े बड़े शब्द पढ़ रहे हैं और थोड़ा दिमाग में रजिस्टर करते जाना कि क्या पढ़ रहे हो दोस्त, उसको करना। उसके बाद डेडली, डीप ब्लैंकेट, पॉल्यूशन कंप्राइजिंग, फियरसम कॉकटेल, aerosols, particles enveloped, region struggling, cope, drought implication। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना जो पढ़ते जा रहे हो। डिवास्टेटिंग, फेलियर, क्वेश्चन, इंडियंस, प्रीमेच्योर, डेथ, इंक्रीज, सोशल, इकोनॉमिक, consequences, morbidities, unbearable burden। ठीक? crumbling, health, blame, ourselves, official, corporate, allergic, mention, clean technology, mechanical, two-wheelers, assembly line, pollution, control system। R&D, technologies, vital difference, people's lives, environment, however, denying, Asia, cleanup, skeptics, question, timing, Hayes report, Kyoto। Climate change, stage, usual battle, developing world, particularly US president adamantly refused protocol, change, American consumption, environment report, place, US arsenal, accusing finger towards India, China, hardly deny, dubious, erasing trading quotas, excess credits, poorer countries pollute, developing countries undoubtedly environmental shortcuts catch up, West। यहां पर हम लोग देख रहे हैं यूएस
environmental profligacy going on, opening up territories, exploration, relaxing standards, drinking, Bush's policies beneficial. America's interest, together, pollution, anywhere, global concern, more tunnels, tunnel. अब अगर इस पैसेज को मैं तुम्हारे सामने अभी मेन वर्ड्स को स्कैन कर चुका हूं, अगर मैं तुमसे पूछूं इस पैसेज में क्या लिखा है, तो तुमको तो पहले तो बोलोगे कुछ नहीं समझ आया सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताओ ये पैसेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में था, तुमको पता है नहीं। अच्छा बताओ ये पैसेज क्या मूवीज के बारे में था, तुमको पता है नहीं। तो अच्छा ये पैसेज क्या महात्मा गांधी के बारे में था, तुमको पता है कि नहीं। तो किसके बारे में था पैसेज, तो तुम बोलोगे कि सर ये पैसेज पॉल्यूशन के बारे में था। शायद इसमें इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, साउथ एशिया, इंडिया, चाइना, यूएस, बुश पॉलिसी, कंट्रीज, पॉल्यूशन, इन सब के बारे में बातें दी हुई थी, बस यही तुमको जानना है। यानी तुम मोटा मोटी अगर इस प्रक्रिया को ध्यान से करोगे स्कैनिंग को और 3-4 महीने प्रैक्टिस कर लोगे, तो बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ते के साथ तुमको पैसेज का जो समरी है वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि इस पैसेज में क्या है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार समरी आ गया है कि पैसेज में क्या है, तो उसका फायदा यह है कि जब मैं तुम्हें अब क्वेश्चंस में ले जाऊंगा तो क्वेश्चंस को तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्वेश्चन को तुम अब कंफ्यूज नहीं करोगे। अब जैसे देखो, अब इसमें से हमको कीवर्ड चुनना है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है बोथ ऑफिशियल एंड कॉर्पोरेट इंडिया इज एलर्जिक टू। तो अब सेकेंड स्टेप में कोई वर्ड याद कर लो, तो याद कर लो एलर्जिक। एलर्जिक एक नया वर्ड है, एलर्जिक को हम लोग याद कर लेते हैं और इस वर्ड को याद करके हम लोग इसको यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं, राइट, ताकि ये वर्ड हमको याद रहे, एलर्जिक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन, तो हम लोग याद कर लेते हैं लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन, हाईलाइट हम लोग कर लिए। लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन को हम लोग याद कर लिए, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू व्हीलर इंडस्ट्री। तो क्या इसमें याद कर सकते हैं, टू व्हीलर इंडस्ट्री को याद कर लो। टू व्हीलर इंडस्ट्री याद रखोगे तो आंसर तक पहुंचने में आसानी होगा। फिर हम लोग आगे जाते हैं, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड टाइमिंग ऑफ द हेज रिपोर्ट जस्ट बिफोर द क्योटो मीट। तो हेज रिपोर्ट और क्योटो मीट को हम लोग याद कर लेते हैं। ये कुछ वर्ड्स हमने याद कर लिए। अब और आगे जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन याद कर लो, या साउथ एशिया याद कर लो। ये सारे शब्दों को, कीवर्ड्स को याद कर लोगे तो ये तुम्हें आंसर तक पहुंचाएंगे। अगला है व्हाट मस्ट बी रियलाइज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसमें तो कुछ भी याद करने लायक नहीं है, ये तो इन्फ्रेंसिंग का क्वेश्चन, ये पैसेज पढ़ के ही समझना पड़ेगा। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड्स प्लेस इन द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट। तो इसमें याद कर लो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, UNEPR। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू तो तुमको खोजना पड़ेगा। और बोल रहा है 5वां अगला कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्योटो मीट इज गोइंग टू विटनेस। तो इसमें याद कर लो क्योटो मीट। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन है। अब हम एक बार दोहरा लेते हैं कि क्या क्या शब्द हमने याद किए हैं। हमने पहले से याद किया, पहला क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में जो वर्ड हमने याद किया है वो है एलर्जिक। एलर्जिक के बाद हमने याद किया है लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन। लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन के बाद हमने याद किया है टू व्हीलर इंडस्ट्री। टू व्हीलर इंडस्ट्री के बाद हमने याद किया है क्योटो मीट और हेज रिपोर्ट। क्योटो मीट और हेज रिपोर्ट के बाद हमने याद किया है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया के बाद हमने याद किया है फिर से UNEPR रिपोर्ट, और UNEPR रिपोर्ट के बाद हमने याद किया है फिर से क्योटो मीट। तो ये सारे शब्द को लेकर हम एक छोटा सा स्टेटमेंट दिमाग में बना लेते हैं ताकि याद रहे। तो मैं बोलूंगा कि मैं टू व्हीलर से UNEPR और हेज रिपोर्ट लेकर क्योटो मीट में जा रहा था कि अचानक मेरे सामने लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया था और मैं एलर्जिक हो गया। तो ये बात मैंने सारे वर्ड्स को याद कर लिया। सेकेंड स्टेज कर लिया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद कर लिए। अब थर्ड स्टेज।
थर्ड स्टेज जो तुम्हारे सामने है उसको कहा जाता है अंडरलाइनिंग टेक्निक, यानी कि तुम जो कुछ भी पढ़ोगे वो तुम अंडरलाइन करते हुए पढ़ोगे। यानी चाहे तुम ऑफलाइन एग्जाम दो चाहे ऑनलाइन एग्जाम दो, तुमको अपना उंगली को हमेशा लाइन के नीचे चलाना है और लाइन के नीचे चलाते हुए पढ़ना है, तुमको रुकना नहीं है। अब इसमें 3 शर्त है, तुम्हारी उंगली ट्रेन है और ये जो है ये पेज है यानी ट्रैक है। तुम एक बार पढ़ना शुरू किए तो एक लाइन को खत्म करने के बाद तुम उंगली को उठा के दूसरा लाइन में नहीं लाओगे, तुम इस उंगली को ऐसे खींच के दूसरा लाइन में लाओगे, फिर दूसरा लाइन पढ़ोगे, इस उंगली को खींच के तीसरा लाइन में लाओगे, फिर तीसरा लाइन पढ़ के फिर इस उंगली को खींच के चौथा लाइन में लाओगे, ऐसे ऐसे चलाओगे। दूसरी बात, तुम कहीं भी रुकोगे नहीं। मान लो तुमको एक वर्ड मिला क्वांटम, अब क्वांटम का मतलब समझने के लिए तुम रुक गए तो वो बर्बादी हो जाएगा। रुकना नहीं है कभी भी, मतलब समझ आए या ना आए। और दूसरी बात, कभी तुम पीछे नहीं जाओगे, वापस नहीं लौटोगे। यानी एक बार तुमने ये लाइन पढ़ लिया तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि एक बार दोबारा पढ़ लो, इंग्लिश है, 2 बार पढ़ोगे तो समझ आएगा, लेकिन तुम दिमाग को बोलना रुक जाओ, एक बार में जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, 2 बार नहीं जाएंगे। तो 3 शर्त है, तुम्हारी उंगली पेज से कभी नहीं उठेगी, हार्ड कॉपी को लेके पढ़ना, उंगली पेज से कभी नहीं उठेगी। दूसरा, तुम कभी कहीं रुकोगे नहीं। तीसरा, तुम पीछे नहीं जाओगे। सिर्फ तुमको जब ये सब वर्ड्स मिलेगा जैसे एलर्जिक, लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन, ये सब, तो एक बार ध्यान रख लेना कि वो वर्ड कहाँ है, दैट्स ऑल, क्योंकि वहीं पे तुमको जवाब मिलेगा। तो हम लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको ट्रांसलेशन भी मैं करता जा रहा हूं साथ साथ और तमाम सवालों के जवाब देंगे। रेडिकली चेंजिंग मानसून पैटर्न्स, यानी बहुत तेजी के साथ मानसून का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। रिडक्शन इन द विंटर राइस हार्वेस्ट, विंटर राइस हार्वेस्ट यानी शीत ऋतु में जो राइस की खेती होती थी उसमें कमी होती जा रही है। एंड अ क्वांटम इंक्रीज, क्वांटम इंक्रीज मतलब कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है रिस्पायरेटरी डिजीज यानी श्वसन संबंधी बीमारियों में। ऑल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल डूम्सडे सिनेरियो, और ये सारे इन्वायरमेंट के डूम्सडे, डूम्सडे मतलब हो गया कयामत का दिन, तो ये सारे कयामत के सिनेरियो को दिखा रहे हैं कि दुनिया कैसे खत्म हो सकती है। विच इज रिपोर्टेडली प्लेइंग आउट इन साउथ एशिया, जो बार बार साउथ एशिया में घटित हो रहा है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, एक यूनाइटेड नेशन यूएनईपीआर, देखिएगा ये सारा वर्ड आपको मिला है क्वेश्चन में, यहीं पे जवाब होगा। तो लेकिन बीच में जवाब देने मत चल जाना, पहले पूरा पढ़ लो। बहुत तो यहां पर अंडरलाइन कर लो कि भाई यहाँ यूएनईपीआर है, लेकिन आगे बढ़ो। यूएनईपीआर रिपोर्ट के हिसाब से एक बहुत ही डेडली 3 किलोमीटर डीप ब्लैंकेट, 3 किलोमीटर का ब्लैंकेट जिसमें पॉल्यूशन है, कंप्राइजिंग मतलब जिसमें भरा हुआ है, फियरसम यानी डरावना, कॉकटेल यानी मिक्सचर ऑफ ऐश यानी राख का, एसिड्स का, एरोजोल्स पार्टिकल्स का, इसने इन्वेलप कर लिया है यानी ढक लिया है इस रीजन को। फॉर इंडिया ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कोप विथ अ ड्रॉट, इंडिया जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है इस सूखे से कोप विथ करने का यानी उससे एडजस्ट करने का। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर डिवास्टेटिंग, इसका इम्प्लीकेशन बहुत ही डिवास्टेटिंग यानी कि बहुत ही खराब हो सकता है, परिणाम बहुत ही खराब हो सकता है। एंड फर्दर क्रॉप फेलियर व्हेन अमाउंट टू अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन, अगर इसके अलावा कोई क्रॉप फेलियर होगा तो इससे लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन पैदा हो सकता है बहुत सारे इंडियंस के लिए। द इंक्रीज इन प्री मैच्योर डेथ, और जो प्री मैच्योर डेथ में जो बढ़ोतरी होती जा रही है, विल हैव एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, इसका सामाजिक और आर्थिक परिणाम बहुत ही खतरनाक पड़ सकता है। एंड अ राइज इन मॉर्बिडिटीज, और अगर मॉर्बिडिटीज यानी बीमारियों में इजाफा होगा, विल प्लेस एन अनबियरेबल बर्डन ऑन आवर क्रम्बलिंग होल सिस्टम, तो ये एक अनबियरेबल मतलब कि असहनीय बोझ डालेगा हमारे क्रम्बलिंग यानी चरमराते हुए हेल्थ सिस्टम पे। एंड देर इज नो वन टू ब्लेम बट आवरसेल्फ, और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं अपने अलावा। बोथ ऑफिशियल एंड कॉर्पोरेट इंडिया हैज ऑलवेज बीन एलर्जिक टू एनी मेंशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, दोनों ऑफिशियल और कॉर्पोरेट इंडिया है, दोनों हमेशा से एलर्जिक रहे हैं कि क्लीन टेक्नोलॉजी का किसी तरह का मेंशन वो नहीं चाहते हैं। Most mechanical two-wheelers roll off the assembly line without proper pollution control system. ज्यादातर जो टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो असेंबली लाइन से गाड़ियों को निकाल देती हैं बिना पॉल्यूशन को चेक किए। लिटिल एफर्ट, लिटिल मतलब होता है जीरो, आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा, तो लिटिल एफर्ट माने जीरो एफर्ट इज मेड, जीरो एफर्ट किया जा रहा है फॉर R&D, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पर, ऑन सिंपल टेक्नोलॉजी। सिंपल टेक्नोलॉजी के भी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे मेहनत नहीं किया जा रहा है।
विच कुड मेक अ वाइटल डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ एंड द इन्वायरमेंट, जो लोगों की जिंदगी में और इन्वायरमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। However, while there is no denying that South Asia must clean up its act, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साउथ एशिया को अपना एक्ट को क्लीन अप करना है, यानी अपने पापों को, अपने क्लीन अप इट्स एक्ट मतलब अपने गलत कामों को ठीक करना है। स्केप्टिक्स माइट क्वेश्चन द टाइमिंग ऑफ द हेज रिपोर्ट, लेकिन जो स्केप्टिक्स है, मतलब जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि हेज रिपोर्ट ऐसे टाइम पे क्यों आया है। हेज रिपोर्ट एक पॉल्यूशन के बारे में रिपोर्ट है जो यूएन द्वारा निकाला गया है। द क्योटो मीट ऑन क्लाइमेट चेंज इज जस्ट 2 वीक्स अवे, क्योटो मीट होने वाला है क्लाइमेट चेंज पे जो बस 2 हफ्ते दूर है। एंड द स्टेज इज सेट फॉर द यूजुअल बैटल बिटवीन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द वेस्ट, और स्टेज सेट हो चुका है कि एक लड़ाई होने वाली है डेवलपिंग वर्ल्ड और वेस्ट के बीच में। पर्टिकुलरली द यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बुश एडमेंटली रिफ्यूज टू साइन एनी प्रोटोकॉल, खास तौर पर यूएस प्रेसिडेंट जो मिस्टर बुश हैं, उन्होंने एडमेंटली मतलब जिद्दी तरीके से इस बात को रिफ्यूज कर दिया है कि वो किसी भी प्रोटोकॉल यानी किसी भी संधि पे, मसौदे पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, विच वुड मीन जिसका मतलब होगा वो किसी भी मसौदे पे, किसी भी प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करने से इनकार कर चुके हैं। बोले कि मैं किसी भी मसौदे पे हस्ताक्षर नहीं करूंगा, विच वुड मीन अ चेंज इन द अमेरिकन कंजम्पशन लेवल, जिसके कारण अमेरिका के लोगों के कंजम्पशन लेवल में कुछ भी परिवर्तन होगा, ऐसे मसौदे पर उन्हें साइन करने से इनकार कर दिया। यूएन इन्वायरमेंट रिपोर्ट विल लाइकली फाइंड अ प्लेस इन द यूएस आर्सेनल, यूएन का जो इन्वायरमेंट रिपोर्ट है वो संभवतः यूएस के आर्सेनल मतलब शस्त्रागार, जहां वो शस्त्र रखते हैं, में एक जगह प्राप्त करेगा। एज इट प्लान्स एन एक्यूजिंग फिंगर टुवर्ड्स, या कंट्रोल्स नहीं होगा, कंट्रीज होगा, टुवर्ड्स कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, ये एक इल्जाम लगाने वाली, एक्यूजिंग माने इल्जाम लगाने वाली उंगली उठाता है इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज के तरफ। Yet the US can hardly deny its own dubious role in the matter of erasing trading quotas, लेकिन यूएस फिर भी बड़ी मुश्किल से डिनाई कर सकता है कि इसका अपना भी डूबियस यानी संदिग्ध रोल है ट्रेडिंग कोटास को हटाने में, इरेज करने में। रिचर कंट्रीज कैन सिंपली बाय अप एक्सेस क्रेडिट्स फ्रॉम पुअरर कंट्रीज एंड कंटिन्यू टू पॉल्यूट, जो अमीर देश है वो गरीब देशों से एक्सेस क्रेडिट्स खरीद लेते हैं, एक्सेस कार्बन क्रेडिट जो उनके पास होता है वो खरीद लेते हैं और पॉल्यूशन को कंटिन्यू रखते हैं, रादर देन ट्राई टू गेट द बेटर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इसके जगह के हम लोग विकासशील देशों का डांट फटकार करें, गेट द बेटर ऑफ माने उनकी खबर लेना, उनको डांटना, इसके जगह के हम विकासशील देशों को डांटे फटकारे, who undoubtedly have taken up environmental shortcuts in their bid to catch up with the West, जिन्होंने, कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने इन्वायरमेंटल शॉर्टकट्स लिए हैं अपने प्रयास में कि वो वेस्ट के साथ कैचअप करना चाहते थे। The US should take a look at the environmental profligacy which is going on within. US को चाहिए कि वो ध्यान दे कि एक environmental profligacy यानी फिजूल खर्ची उसके अंदर चल रहा है, which is going on within. From opening up virgin territories यानी कि जो अनछुए जमीन के टुकड़े हैं उनको ओपन करना for oil exploration, ऑयल की खोज के लिए, टू रिलैक्सिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, साथ ही साथ उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स को भी बहुत रिलैक्स कर दिया है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर पहले वहां बहुत बिस्लरी जैसा साफ आता था, लेकिन अब भाई उसको भी बोल दिया गया कि थोड़ा बहुत गंदा भी चलेगा, मतलब उसको रिलैक्स कर दिया, उसके स्टैंडर्ड को कम ले आया। मिस्टर बुशेस पॉलिसीज आर नॉट एग्जैक्टली बेनिफिशियल, तो मिस्टर बुश की पॉलिसी जरा भी फायदेमंद नहीं है, नॉट इवन टू अमेरिकाज इंटरेस्ट, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए भी नहीं है। वी रियलाइज दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हम लोग सबको इसमें एक साथ हैं, एंड दैट पॉल्यूशन एनीवेयर शुड बी अ ग्लोबल कंसर्न, और पॉल्यूशन कहीं भी हो पूरी दुनिया की चिंता है, अदरवाइज देयर विल ओनली बी मोर टनल्स एट द एंड ऑफ टनल। और अगर हम ये लोग नहीं रियलाइज करेंगे तो एक सुरंग के बाद दूसरी सुरंग, एक अंधेरे के बाद दूसरा अंधेरा खुलता जाएगा। अब आप लोग इसको देख चुके हैं, पूरे पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है और इंडिया चाइना पर इल्जाम लगाया जा रहा है। बोथ ऑफिस एंड कॉर्पोरेट इंडिया इज एलर्जिक टू, जहां एलर्जिक दिया हुआ तो वहां पर जाओगे तुमको आंसर मिल जाएगा, मेंशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी। इसका सही जवाब 4th होगा। हम लोग इसमें 4th ऑप्शन पे जाएंगे, जहां पर आंसर है वहां पर आपको क्लियरली मिल जाएगा मेंशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, तो आप उसको चुनेंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन टू मेनी इंडियन, जहां लाइफ एंड डेथ दिया हुआ है वहां जैसे जाओगे तुमको मिल जाएगा फेलियर इन क्रॉप्स। सही जवाब होगा फेलियर इन क्रॉप्स। फेलियर इन क्रॉप्स के कारण ही ऐसा होता है, लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन आ जाता है। अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू व्हीलर इंडस्ट्री, जहां टू व्हीलर दिया है
वहां जैसे पहुंचोगे बगल में दिखा हुआ है पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, सीधे आंसर लगाओगे थर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ज्यादातर टू व्हीलर लोग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम से दूर भागते हैं, लोग बिना पॉल्यूशन को चेक किए गाड़ी को लॉन्च कर देते हैं। अगला बोल रहा है व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड टाइमिंग ऑफ द हेज रिपोर्ट जस्ट बिफोर द क्योटो मीट। इसके आंसर में थोड़ा सा गलती हो सकता है क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग का सवाल है। एक्चुअली हेज रिपोर्ट जो है वो अमेरिका उसको यूज करेगा इल्जाम लगाने के लिए इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज पे, तो इसलिए इसका जवाब फोर्थ होगा। यूएस वांट्स टू यूज इट एज अ हैंडल, एक हथियार की तरह यूज करना चाहता है अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन द फोर्थकमिंग मीट। आने वाले मीट में इसको एक हथियार की तरह यूज करना चाहता है। पांचवा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पांचवा क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया का क्या इंडिकेशन है, तो उसका इंडिकेशन है रेडिकली चेंजिंग मानसून पैटर्न्स, ये है तेजी के साथ मानसून में जो परिवर्तन हो रहा है, यही एक पहचान है। सिक्स्थ बोलता है व्हाट मस्ट वी रियलाइज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से हम क्या रियलाइज करते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा ऑल कंट्रीज मस्ट ज्वाइन हैंड्स इन फाइटिंग पॉल्यूशन। हम सबको एक, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में दिया वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, तो लास्ट को पढ़ने से हमको पता चलेगा कि क्या मैसेज है इसमें। एक्चुअली एक तरह का मैसेज पूछ रहा है कि क्या मैसेज दिया है, क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो ये मैसेज की बात लास्ट पैराग्राफ में मिलती है ऑल कंट्रीज मस्ट ज्वाइन हैंड्स इन फाइटिंग पॉल्यूशन। सारे कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा, तभी थर्ड ऑप्शन हो गया। सातवां यूएनईपीआर रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, जहां पर यूएनईपीआर पे पहुंचोगे और वहीं पर लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर मोटा ब्लैंकेट, तो थर्ड आंसर अ सीरियस कवर ऑफ पॉल्यूशन ओवर द रीजन, जिसमें एसिड्स है, एरोजोल्स है, ये दिया हुआ है। आठवां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें वो चुनना है जो सही नहीं है। और एक जगह तुमने देखा होगा कि यूएस ने ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड्स को रिलैक्स कर दिया, कम कर दिया, इसमें आंसर होगा फिफ्थ। यूएस एस टाइटन्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड, टाइटन्ड नहीं है, रिलैक्स्ड है, यूएस ने रिलैक्स कर दिया और सेफ्टी को कम कर दिया, ना कि मजबूत किया, तो इसको तुम जवाब दे सकते हो। और 9 नंबर क्योटो मीट में क्या होने वाला है, तो अमेरिका, इंडिया और चाइना पे इल्जाम लगाने वाला है, तो अब ब्लेमिंग गेम बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये हो गया हमारे लास्ट क्वेश्चन का जवाब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरे पैसेज को अंडरलाइनिंग टेक्निक से पढ़ेंगे, यानी लगातार आप इसको चलाते जाएंगे और बिना रुके अगर आप इसको पढ़ लेंगे, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप परफेक्ट पैसेज को बना पाएंगे। यानी पहला स्टेज बड़े बड़े शब्दों को पढ़ के उसका मतलब जान लेना, सेकेंड स्टेज क्वेश्चन में जाके कीवर्ड्स याद करना जो आंसर तक पहुंचाए, थर्ड स्टेज पेज के नीचे अंडरलाइनिंग करते हुए पढ़ना। अभी इसको प्रैक्टिस करो, 1-2 महीना तो ऐसे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हम लोग ओवरलाइनिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि ओवरलाइनिंग में आपको, जैसे मान लो कि मैंने एक लाइन लिखा यहां पर अमित चौधरी, और मैं अपना नंबर भी लिख देता हूं जिस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकेंगे अगर आप लोगों को मेरी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो अब अगर तुम अंडरलाइनिंग टेक्निक से पढ़ रहे हो तो इसको ऐसे पढ़ोगे, और ओवरलाइनिंग टेक्निक अगर पढ़ोगे तो उंगली को ऊपर रखकर ऐसे पढ़ना है। उससे फायदा होगा कि तुम ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी अपने आंख को सेंटेंसेस के ऊपर फोकस कर पाओगे, लेकिन उसको मैं बकायदा नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा। तो आज बस इतना ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यही मेथड, और भी मैं आपके सामने पैसेजेस और हिंदू के एडिटोरियल्स लेकर आऊंगा। तो आज इतना ही, थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए फिर मिलते हैं और मुझसे कांटेक्ट में रहें। मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बोरिंग रोड और नया टोला दोनों जगह मेरी क्लासेस चल रही है, तो आप अगर उसमें जाना चाहते हैं तो मिलें। थैंक्स अ लॉट।